Assalamu alaikum class. We are in communication and we are going to finish it today inshallah. Yesterday we discussed CVs and resume and I told you that how you would be like writing it, what material you would put over there और क्या क्या आपको उसमें इंफॉर्मेशन देनी है और क्यों सीवी लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर कुछ सीवी की आपने टाइप्स देखी और ये मैंने आपसे कहा था बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको सवाल आते हैं बेसिकली। और दूसरा जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हमने जॉब एप्लीकेशन यानी वो सीखनी है लिखनी, लेकिन साथ ही मैं आपको सीवीज के बारे में कुछ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। और अभी मैं कोई यहाँ पर टेम्पलेट्स जो हैं वो उसको अभी मैं ट्राई करूंगी कि वो सारे जो आजकल लेटेस्ट है वो भी मैं आपको दिखा सकूं। तो अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले, और जो इसकी थ्योरी होगी वो मैं आपको नीचे कंटेंट दे दूंगी, वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ साथ साथ। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस की जब हम बात करते हैं या एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक चीज तो आपका सीवी लिखना है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि जब आप गए होते हो इंटरव्यू देने, तो वो आपको जॉब एप्लीकेशन आपसे लिखवा लेते हैं। एक तरीका ये होता है, दे आस्क यू टू राइट डाउन। फॉर इंस्टेंस, अगर आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में जब हम अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने अपनी एक पर्सनल स्टेटमेंट पूरी लिखनी होती है। दैट्स अ काइंड ऑफ एसे ऑन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर एक एसे लिखते हो, उसमें उसके बहुत सारे फॉर्मेट और बहुत सारे तरीके जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, और उस वो आपका कंट्रीब्यूट करता है सिलेक्शन पर, कि जो कमेटी सिलेक्ट कर रही होती है आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर, और इवन यहाँ पर भी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हमारी हैं, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, देयर रिक्वायरमेंट इज द सेम। जिस तरह वो एसएटी सैट स्कोर उनको चाहिए होता है, इसी तरह उनको साथ ही आपके ऊपर एक ऐसे अपनी पूरी आपने पर्सनल प्रोफाइल अपनी देनी होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप जॉब के लिए जाओ तो आपको लिखना तो जरूर आना चाहिए। दे कैन मेक यू राइट डाउन एनीथिंग। फॉर इंस्टेंस, आई वुड जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। आई डू रिमेम्बर कि एक दफा मैं एक कोर्स करा रही थी, इसका ये ट्रेनिंग का। तो उसमें एक फीमेल थी, और बड़ी डिफरेंट सी बात ये थी कि उसने मुझे बताया बाद में क्लास के बाद कि शी वॉज गोइंग फॉर अ जॉब इन पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट में। तो मैंने पहली बात उसको ये कही कि उसने, चूंकि वो सारा कोर्स जो था वो एम्प्लॉयमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के ऊपर था, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कैसे बोलना है। मैं मॉक इंटरव्यूज कराती हूँ, उसमें भी वो बैठी हुई थी, एंड शी वाज लाइक टेकिंग केयर पार्ट इन एवरी एक्टिविटी, एंड इट वाज 5 days ट्रेनिंग। अब 5 उस बीच में भी उसने मुझे बता दिया था कि उसका टारगेट ये है कि उसको उसकी जो क्वालिफिकेशन है मैच करती है उस जॉब के साथ जो वो करने जा रही है, और उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो पुलिस में जॉब करे। दैट्स फाइन, ठीक हो गया। मैंने लेकिन एक चीज जब देखी, मैंने कहा कि आप तो अबाया पहने हुए हो, तो आप इंटरव्यू में इस तरह जाओगे तो फिर आप यानी फर्स्ट क्वेश्चन ही ये होगा कि हाउ कैन यू वेयर यूनिफॉर्म। तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं, मैं अबाया तो अपनी कन्वीनियंस के लिए पहनती हूँ, तो मैं जब वहां जाऊंगी तो मैं अपने ड्रेस में दूसरा मेरा ड्रेस होगा जो कि मैं आमतौर पे पहनती हूँ। ठीक है, फाइन। तो वो फिर इस तरह से होगा। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, उसको उसने फिर मुझे फीडबैक देना था। मैंने उसे कहा कि सारा सिखाया उसको, और कहा कि व्हेन यू गेट बैक तो आप मुझे फ्रॉम द इंटरव्यू तो मुझे मिलना और बात करना। तो आपको बताने लगी कि इंटरव्यू बाज़ तरीकों से होते हैं। हमने इंटरव्यू की टाइप सारा कुछ पढ़ लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली समटाइम्स थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। लाइक बहुत सर्दी थी, तो उसने कहा कि आप आई हैं तो आपने देखा है बाहर बहुत ज्यादा जो है वो फॉग है। तो उसने कहा, ये आप पूछा उसको वेदर कैसा है, तो उसने कहा कि बाहर बहुत फॉग है। तो उसने कहा कि आप ये बताएं साइंटिफिकली कि आपको पता है कि फॉग क्यों होती है। अब आप ये सोचें कि आप तो अगर बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं या आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस आपने ली, तो टीचर ने तो आपको कभी नहीं बताया कि फॉग कैसे होती है। ठीक है, कितनी गलत बात है ना, टीचर को बताना चाहिए था। मैं मजाक से कह रही हूँ।
क्योंकि आपको टीचर सब कुछ क्या बताए, आपका नॉलेज होना चाहिए। तो वो बहुत स्मार्ट थी लड़की, उसने कहा कि जी फॉग जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं पानी के, और जब बहुत ठंडा हो जाता है तो पार्टिकल वहीं वहीं जम जाते हैं और वो एरिया जो है हमें फॉगी नजर आता है। ठीक है। और इसी तरह उसने फिर फ्रॉस्ट का भी पूछा। अब फ्रॉस्ट क्या होती है? फ्रॉस्ट पानी जब नीचे गिर जाता है और नीचे बहुत ठंडा, जैसे जमीन होती है जहाँ घास वगैरह उगी होती है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे जो कतरे होते हैं, जैसे ड्यू ड्रॉप्स आप कहते हो, शबनम के कतरे, वो वहां फ्रीज हो जाते हैं। तो माइनस में चला जाए टेम्परेचर, जब आमतौर पे लाहौर का बहुत कम होता है चला जाए, लेकिन जो ठंडे इलाके हैं उनका तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये 2 सवाल पूछे। तीसरा सवाल उसने कहा कि ये तुम्हारे सामने क्या पड़ा? उसने कहा फाइल है। उसने कहा खोलो। उसने खोला। उस फाइल के अंदर एक पेज लगा हुआ था और एक पेन उसके अंदर ही रखा था, आम सी कहती है फाइल थी। अब उसने ये कहा कि इसके ऊपर ना तुम लिखो, स्पेलिंग में बोलता हूँ, उसने एक दो लफ्ज बोल ले, उसमें से एक लफ्ज बोला सिंसियरिटी। अब वो लड़की को कहता है लिख लिया है? उसने कहा हाँ। उसने कहा लाओ चेक कराओ। सिंसियरिटी के स्पेलिंग को देखकर कहता है ये गलत है। वो कहती है, वो घबरा गई थोड़ा सा। फिर उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम्हारे पास आधा मिनट है, इसको ठीक कर लो। उसने जब उसको देखा तो शी वॉज थिंकिंग कि मुझे कंफर्म्ड है कि सिंसियरिटी के स्पेलिंग यही होते हैं। ठीक है, SINCERATY। उसने कहा यही स्पेलिंग होते हैं। तो अब उसने कहा कि नहीं सर ये ठीक है स्पेलिंग, कॉन्फिडेंस शो हो गया। फिर फोर्थ आपको बताने लगी हूँ कि फिर उसने एक पेज दिया, उसी पेज को या दूसरा दिया उसने, ये नहीं मुझे याद, बट उसको कुछ लिखने को कहा, टॉपिक दिया और लिखा उसने। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी रिटन एस्पेक्ट जो होता है ओरल के साथ साथ बहुत जरूरी है। whenever you get time you try to improve yourself। अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया करें। आप स्पीकिंग देखिए अपनी, यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है, लेसन्स मिल जाते हैं। along with that you start writing down something। कुछ ना कुछ लिखा करो, लिखने से बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। अब आपका अगला लेवल जब आप चले जाओगे अगले टर्म में, आपका जो अगला है बस इस लेवल के बाद, तो दैट वुड बी ऑल रिटन बेस्ड होगा। तो उसमें भी ज्यादा वजह बनती है जो लोग पास नहीं कर पाते, उनकी राइटिंग स्किल जो है या इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपनी बात को कन्वे कर सके। फॉर इंस्टेंस कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने जब तक कि 1 डेढ़ सफा नहीं भरा तो दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बल्कि आपने टू द पॉइंट लिखना है और पहली ही 2 लाइनों में अंडरस्टैंड करवा लेना है अपने रीडर को कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या समझ आई है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, ऑलवेज कहते हैं ना हिट एट द टारगेट, कि आपने टारगेट को हिट करना है। और आपकी जो फर्स्ट सेंटेंसेस होते हैं किसी भी पैराग्राफ के या किसी भी आर्टिकल को या किसी चीज को स्टार्ट करते हो, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम आमतौर पर टॉपिक सेंटेंस कहते हैं और उसके बाद आप डिटेल लिखते हो। तो इसलिए आपको ये बताना चाह रही हूँ, either you write letters or you write application or whatever, your style should be too good। A person may ask you to write an essay on yourself। आप अपने आप सोचें जरा, आप में से कितने लोग जो हैं मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 20 नंबर दूंगी, इसके ऊपर आप अपने ऊपर ऐसे लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? कभी आपने सोचा है क्या पॉइंट्स हैं आपके? और हो सकता है कि वो ऐसे लिखा जाए और उसमें से पॉइंट्स को निकाल के पूछे कि इसका क्या मतलब है? आपने लिखा है कि मैं ये करता हूँ या करती हूँ, तो इसका क्या मतलब है? हाउ वुड यू प्रूव दैट? और आपको याद होगा मैंने आपको इंटरव्यू का तरीका टास्क बताया था, याद है ना आपको? कि उसमें आपने नहीं टास्क नहीं, स्टार वाला मेथड बताया था, यस स्टार मेथड बताया था। उसमें ये आपका होता है कि आपने टास्क बताना है कि क्या मिला था आपको और सिचुएशन क्या थी, क्या आपने अचीवमेंट की है। इसी तरह ही whatever question is asked, if it is open ended question, जो कि closed ended नहीं है, मैंने आपको बताया था अनस्ट्रक्चर्ड है ये, यानी उसने पहले से नहीं सोचा था, बीच में से बात पूछ ली, तो आपको उसका जवाब इस तरह से लिखना या बोलना आपको आना चाहिए। तो जब आपसे क्वेश्चन करता है तो आपके पास सॉलिड रीजन होनी चाहिए। तो इसलिए आप अगर कहिए ना कि मैं अपने ऊपर ऐसे लिखूं,
तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, मुश्किल काम है, तो कभी आप ट्राई कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं आपके टॉपिक पर, जो आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर। अभी सीवी की टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, सीवी रेज्यूमे में फर्क पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि सीवी में क्या क्या चीजें होती हैं, जो अभी मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगी। और मैं भी कोशिश करूंगी आपको कि आज ही मैं आपको टेम्पलेट्स जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, अगर मैं आज ना कर सकी सीवी के, तो मैं कल आपको साथ शेयर करके आपको सेंड कर दूंगी। लेकिन आपको याद है ना कि कल हमारा राइटिंग का टास्क है, आपने लिखना है। तो कल आपको मैं 2 टास्क दूंगी, आप क्विकली करेंगे। उसमें एक आप सर्कुलर करोगे और एक आप लेटर करोगे, यानी सर्कुलर इज ऑल्सो अ लेटर, लेकिन मैं कल आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूंगी, और तो आपको सिचुएशन बताऊंगी और आप लिखेंगे। और उम्मीद है कि अब आपको, मैं हर दफा ये बात करती हूँ कि आई बिलीव कि यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन इजीली पास दिस पेपर, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जॉब एप्लीकेशन आपके पास 2 तरह की होगी, एक सोलिसिटेड और एक अनसोलिसिटेड। अभी मैंने आपको ऊपर लिखा है लेफ्ट सोलिसिटेड, आपको मैंने सोलिसिटेड वर्ड बहुत दफा सिखाया है। सोलिसिटेड वर्ड प्रपोजल के साथ भी आता है, यू आर राइटिंग बिजनेस प्रपोजल, राइट, एंड somebody has written you an RFP, request for proposal, आपको याद होगा, ये हमने पढ़ लिया है। लेकिन अभी इसीलिए मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ कि कोई एरिया आपका जो है ऐसा ना रह जाए कि आपने मिस किया हो और आपको यानी पेपर में सवाल से रिलेटेड आ जाए। और अगर 4 से 5 सवाल आपके गलत हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो अक्सर बच्चे डाउन हो जाते हैं, स्टूडेंट डाउन हो जाते हैं कि पता नहीं पास होना है कि नहीं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 से 5 अगर आपके क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आपके थोड़े से आपको एम्बिगुइटी लग रही है, तो दिस इज नॉट अ बिग डील, आप बाकियों को पास करें, आप बाकियों को ध्यान से करें। अब यहाँ पर देखो सोलिसिटेड लिखा हुआ है, सोलिसिटेड का मतलब क्या था, हर वो खत जो डिमांडेड हो उसे सोलिसिटेड कहते हैं। यानी आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, जिसको हमने कवर लेटर भी कहा, या आप इसको अभी आपको मैंने ऊपर लिखा था लेटर ऑफ एप्लीकेशन भी इसको कहते हैं। तो ये आपको जब आप लिखते हो, तो अगर आपको एड यानी एड आई भी थी न्यूज़पेपर में, यानी आपको डिमांड किया था, तो उसके जवाब में आपने लिखी है, तो दैट इज कॉल्ड सोलिसिटेड। अब दूसरी जो होगी वो है अनसोलिसिटेड। वो क्यों लिखनी है आपने, ज्यादातर आपको जब आप सीवी अनसोलिसिटेड भेजते हो, लाइक nobody has demanded but you are posting this your CV, or you are emailing your CV to any company, HR department में आप कर देते हो, तो इसका मतलब होता है कि whenever there is any vacancy they would call you, इसका ये मतलब होता है। दोनों के अपनी अपनी चैलेंजेस होते हैं। जो सोलिसिटेड वाली है उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखी हुई है, बहुत सारे लोगों ने सीवी भेजा हुआ है, तो आपका कंपटीशन में फॉल कर जाएगा आपकी राइटिंग, आपका स्टाइल। और अगर आप अनसोलिसिटेड भेजते हो, पहली बात यह है कि अ पर्सन डज इफ डज नॉट रिक्वायर यू, वो तो पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो देखना भी चाहे कि चलो शायद कुछ लिखा है ऐसा इसमें, या कोई अकॉर्डिंग टू नीड मैं इसको कॉल कर लूंगा, तो देन द पर्सन इज गोइंग टू सी दैट इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, ताकि आप, जिस तरह आपके घर में एक न्यूज़पेपर वाला जो है, या कोई न्यूज़पेपर वाला साथ ही अखबार के कोई एड फेंक जाता है, या कोई वैसे ही लोगों की ड्यूटी लगी होती है, वो कोई ना कोई एड फेंक जाते हैं, तो आप सारी एड्स तो नहीं पढ़ते ना, आपके गेट के आगे गिरी होती है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बड़ी अट्रैक्टिव हो, बहुत ही उसमें कोई ऐसी स्लोगन लिखा हो अच्छा सा, तो आप उठा के उसको देख लेते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका अनसोलिसिटेड आपकी एप्लीकेशन या आपका जो सीवी है, रेज्यूमे है, वो इसी तरह ही अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। अब आज का जो एजेंडा है, आपको सिखाना जॉब एप्लीकेशन भी और रेज्यूमे दिखाना, उसके पार्ट्स दिखाना, लेकिन एक उसके साथ साथ इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग। अब जी, अजान की शायद आप लोगों को आवाज आ रही है, इसलिए मैं खामोश हो गई हूँ। आप इस लेटर को पढ़िए।
जी। अ, मैं आपको इनडायरेक्टली जो बात सिखाना चाह रही हूँ, वो ये है कि आपने अगर ऐसा लेटर लिखना है जहाँ पे आप पर्सनली अपने घर से लिख रहे हो, जैसे कि ये जॉब एप्लीकेशन इज़ जस्ट द सेम स्टोरी, या आप कोई सिंगल कस्टमर हो। अभी तक आपने एक ही चीज़ सीखी है कि हमने सेंटर में आपने सेंटर का एड्रेस लिखा होता था, कंपनी का एड्रेस, ऐसे ही है ना? अब आप ये सोचेंगे कि अगर मैं मेरी कंपनी नहीं है, मैं एक सिंगल कोई पर्सन लिख रहा हूँ, तो हाउ वुड आई डू? तो उसका तरीका क्या है? आप अपने घर का एड्रेस टॉप पे लिखेंगे। जैसे देखिए 25 एबीसी हाउसिंग कॉलोनी, 25 आपका प्लॉट नंबर है शायद, ठीक है? एबीसी कॉलोनी लिखा हुआ है, हाउसिंग कॉलोनी, सम एरिया, सम सिटी। अगर आप चाहो तो सम एरिया के बाद यहाँ पर ही कॉमा लगाकर आप ऊपर, जैसे मैंने कर दिया है, आप ऐसे भी सम सिटी लिख सकते हो। एक लाइन छोड़कर फिर आप लिखेंगे डेट, और उसके बाद आपने एक और लाइन छोड़नी है। इसकी फॉर्मेटिंग हुई भी है, लेकिन आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है फॉर्मेटिंग करने की, हमने आपको सिखा दिया हुआ है। अजानों की आवाज बहुत ज्यादा आजकल करीब आती है। जी, तो मैं ये कह रही थी आपसे कि आप अपने घर का एड्रेस ऊपर लिखकर एक लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, मिस्टर एबीसी कॉमा एचआर मैनेजर। आपको बता दिया गया था कि अगर एक ही लाइन में नेम और डेजिग्नेशन आएगा तो आप कॉमा से सेपरेट करोगे। आगे है एक्स वाई जी कंपनी, आपकी थी एक्स वाई जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कॉमा बिल्कुल कहीं नहीं लगेगा, सम कमर्शियल एरिया, सम सिटी, सब ऑल एज्यूम्ड एड्रेस है। दूसरी सूरत में अभी आपको मैं अगली जो लेटर दिखाऊंगी, उसमें मैं इस एड्रेस को राइट लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगी, डेट को भी लेफ्ट पे ले जा सकती हूँ। अगर आप चाहो तो सिर्फ एड्रेस को उठा के लेफ्ट पे ले जाओ ऊपर, अपने एड्रेस को, और डेट को यही रहने दो। तीनों सिचुएशंस ठीक है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन आज मैं जब आपको एमसीक्यूज कराऊंगी तो इसमें एक चीज आपको और क्लियर कर दूंगी जो इसी बात से रिलेटेड है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, योर ओन एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड, इफ यू आर राइटिंग ऑन द राइट साइड यू कैन फिनिश इट एक एक्सट्रीम के ऊपर जाकर, यानी ज्यादा ऐसे करके आपको जैसे मार्जिन सा एक बना लेते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने इस वक्त इसको ठीक किया है। तो आप इस तरह से एड्रेस को अपने सेंडर वाले, यानी सेंडर का एड्रेस हो गया, फिर आपकी डेट आ गई, फिर रिसीवर का एड्रेस हो गया, फिर आपने डियर सर लिखा, कॉमा लगा दिया। अब स्टार्ट आपने जो पढ़ा होगा, ये मैंने आपसे कहा था पढ़ ली, टुडे माय नीड फॉर अकम्पलिशमेंट वाज स्पार्क्ड बाय योर एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज। ये एक बहुत ही पेटेंट सा जुमला है, अगर आप चाहो तो बिल्कुल ये लिख सकते हो, आप लिखिए, जरूर लिखिए। इसके अलावा कुछ लोग ये नहीं लिखते, तो लिखते हैं दिस रेफर्स टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द जॉब ऑफ एबीसी, जो भी जॉब होगी, या एबीसी डेजिग्नेशन इन द क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ द न्यूज, ठीक है? आप ये भी कह सकते हो, या एक दिन पहले का अखबार देखा हुआ है तो आप डेटेड लगा सकते हो कि दिस रेफर्स टू द एडवर्टाइजमेंट फॉर द वेकेंसी ऑफ एन अकाउंटेंट पोजीशन, या फॉर अकाउंटेंट जॉब ऑफ इस डेट को लेके, डेटेड दिस ऑफ, ये जो है द न्यूज, यानी जो भी आपका साला मैगजीन अखबार है उसका आप नाम लिख देते हो। आगे लिखा है आई अंडरस्टैंड दैट यू रिक्वायर अ थॉरली कॉम्पिटेंट पर्सन with practical experience. Based on this information, I believe that my knowledge and skills could be beneficial to your esteemed organization. Esteemed का मतलब है बहुत ही आला मकाम वाली, बहुत ही यानी जिसका बहुत ही बड़ा होता है, स्टेटस बहुत अच्छा होता है।
प्लीज कंसिडर मी एज एन एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ अकाउंटेंट। ये बहुत अच्छा स्टार्ट है। अगर आप ये, अब मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा चांसेस नहीं है कि आपको ऐसा लेटर जो है लिखना आ जाए पेपर में, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी कि जो लिखा है वो आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। आगे है द काइंड ऑफ वर्क इन विच योर कंपनी इज एंगेज्ड पर्टिकुलरली इंटरेस्ट मी। ये बहुत ही स्मार्ट किस्म का सेंटेंस है। इसका मतलब ये है कि आप जो काम करते हैं मुझे वो इंटरेस्ट मैं फील करता हूँ उसके लिए, मुझे अच्छा लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि आपने कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज ले लिया है, आपने उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले ली है, जो शो करती है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। And I would welcome the opportunity it would afford to use my computer skills which are not utilized in my present post. अब एक और बात, आप ये इसलिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो कि मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ उसमें सारी चीजें तो ठीक है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर कंप्यूटर एक्सपर्टीज भी है, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स भी हैं, तो वो आप इसमें मैं यूज करूंगा। Enclosed is my resume which will reveal that I have been an enthusiastic worker. एंथुजियास्टिक का मतलब होता है बहुत ही पुरजोश, ठीक है। एनक्लोज्ड है, आपने बिलाल पूछ रहे हैं मैम जो लेफ्ट साइड पे एड्रेस हो उसको भी राइट साइड पे लिख सकते हैं, यानी आप कहना चाहते हो रिसीवर का एड्रेस जो आपने एचआर मैनेजर जहां में लिखा हुआ है, आप ये पूछ रहे हैं जी बिलाल? नो 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 नो, कभी भी नहीं। ये आपने जो बात की ना, ये आप कई दफा आपको एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। जो जो रिसीवर का एड्रेस है वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता, ठीक है। वो आपने नहीं उठाना, कभी भी नहीं जा सकता कहीं भी, किसी भी तरह का फॉर्मेट ले लो, ठीक है, सेमी ब्लॉक ले लो, ब्लॉक ले लो, आप आइडेंटेशन वाला स्टाइल ले लो, कोई भी स्टाइल ले लो, ओपन पंक्चुएशन वाला ले लो, वो आपके इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसलिए मैं आपको इस पर जिक्र नहीं करी। तो आपने बिल्कुल भी ये जो एड्रेस है रिसीवर का एड्रेस, क्योंकि ये वो जगह है, जब आपको आपको मैंने जब पढ़ाया था पहले भी, तो मैंने आपको याद है कि आपसे मैंने कहा था कि ये वाला एरिया हम आजकल फोल्ड करके एनवेलप के जो ब्लैंक होती है, जो आपका एनवेलप है आजकल उसके ऊपर एक ब्लैंक सी शीट लगी होती है, उसके अंदर से वो नजर आता है। तो आप बार बार खत का एड्रेस लिखने से यानी अपने आप को बचा लेते हो, तो ये आपका कभी भी नहीं हिलेगा। आपका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, और इवन जो आपने मुझसे सीखा है एड्रेस ऑफ द कंपनी, वो तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया ना कि सेंटर में लिख लो। आप अपनी एड्रेस ऑफ द कंपनी को लेफ्ट राइट कर सकते हो, आपका जिस तरह लेटर हेड छपा होगा आप उसी तरह ही कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो रिसीवर का एड्रेस है वो अपनी जगह से नहीं लेगा। तो आपने ये देखा ये कितने जबरदस्त तरीके से कन्विंसिंग स्टाइल से एप्लीकेशन लिखी जा रही है, और वो कह रहा है कि मैंने रेज्यूमे अपना एनक्लोज कर दिया है जो शो कर रहा है कि मैं बहुत एंथुसियास्टिक मीन पुरजोश, बहुत अज़म वाला वर्कर हूँ, एंड दैट माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैज रिफाइंड माय एबिलिटीज। एक और बहुत ही स्मार्ट तरीका बात करने का कि जितनी मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसने मेरी एबिलिटीज को रिफाइन कर दिया है। आप ये अल्फाज इंटरव्यू के वक्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आप कह सकते हैं कि लाइक आई वाज नॉट, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि तुम्हें ये आता है, तो नहीं, आई वुड जस्ट mention that currently though I'm doing a job which is very humble job but still it has refined my abilities। कि आप जब लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है ना, फिर जाके आपको सीखना मिलता है कि आपके अंदर जो है यानी इम्प्रूवमेंट आती है। Moreover mean in addition to that, I can handle office work independently and efficiently if you feel I measure up to your standards। बेहतरीन अंग्रेजी। If you feel, अगर आपको लगता है I measure up to your standards कि मैं आपके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता हूँ, I look forward to the pleasure of having a personal interview at your convenience। I look forward, मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं फ्यूचर को देख रहा हूँ, या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टू द प्लेजर कि मुझे बहुत ही खुशी होगी ऑफ हैविंग अ पर्सनल इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस, कि मैं आपके साथ मिलूं, लेकिन एट योर कन्वीनियंस मीन जब आप फारिग हो, आपकी सहूलत के मुताबिक। तो ये आपको इंशाल्लाह भी नोट्स मिल जाएंगे,
तो आप इसको जरा एक दफा फिर पढ़िएगा. इट्स गिविंग यू गुड पीस ऑफ राइटिंग एंड दैट्स इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. इसके बाद योर सिंसियरली आपने लगाया. सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर आप को बताया था अगली लाइन में लिखना है, लेकिन उससे एक लाइन छोड़कर LMN नाम लिख दिया, XYZ नेम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया. और यहाँ पर अक्सर लोग जो है यहाँ पर एक और चीज लिख देते हैं, वो है एनक्लोज्ड. अगर आप ये लिखकर भी छोड़ दोगे ना पेपर में, परफेक्टली फाइन. एग्जामिनर कभी भी हो नहीं सकता कि आपको मार्क्स ना दे. ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. खत लिखना आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए फॉर योर टाइपिंग स्पीड ठीक करने के लिए. तो इस वक्त हमने जो देखा है वो सोलिसिटेड है. अब हम आ जाते हैं कि आपने एक ऐसा खत लिखा, ये अनसोलिसिटेड कहलाएगा क्योंकि एड नहीं आई थी, लेकिन यूजिंग एन इंट्रोडक्शन. अब ये जो यूजिंग एन इंट्रोडक्शन का मतलब समझते हैं ना आप, यानी किसी पर्सन ने आपका रेफरेंस दिया है, तो वो आपने उसका रेफरेंस यूज करना है. तो उसके लिए आपने, मैंने अब आपके उठाकर एड्रेस को ना यहाँ पर क्या कर दिया है, लेफ्ट पे ले आई हूँ आपको समझाने के लिए कि इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन पुट इट ऑन द लेफ्ट. और जब आप चीजें लेफ्ट पे सारी डाल देते हो तो उसे हम कहते हैं ये फुल ब्लॉक्ड लेटर है. ठीक है, ये जो मैंने लफ्ज बोला है ये भी आपको पेपर में सवाल आता है. और उम्मीद है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जितने भी MCQs कर रहे होते हो, मैं एक दफा आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगी दोबारा से. क्योंकि देखो वो बात होती है MCQs पे क्यों मेरा ज्यादा स्ट्रेस है, वो कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. सारी पढ़ाई आपकी एक तरफ रह जाएगी अगर आपके MCQs नहीं करने आएंगे. फायदा क्या इतना पढ़ने का. तो MCQs जो है वो जहां जहां पढ़े हैं वो आप साथ साथ जो मैं बहुत से करवा भी रही हूँ. और जैसे कैप्लन की बुक में भी ना मुझे इससे ब्लॉग फॉर्म से याद आ गया कि कैप्लन की जो बुक है उसके भी चैप्टर के एंड में थोड़े थोड़े सवाल है, बहुत थोड़े से, वो भी आप कर डालिए. उसके अंदर भी यानी फुल ब्लॉक और इस तरह के सवाल पड़े हुए हैं खतों के बारे में. तो ये आपका दूसरा तरीका. और तीसरा मैंने आपको तरीका बता दिया था कि यू मूव योर एड्रेस फ्रॉम हियर, आप इधर ले आइए. ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, आपकी जो डेट है आप इसको कर सकते हो दोबारा, यानी इस साइड पे, राइट साइड पे आप ले जा सकते हो. इसके बाद आपने वही खत तरीका, बाकी सब वही है, डियर सर लिखा. अब यहाँ पर एक पर्सन है, मिस्टर फारूक खान, CFO at Hamburg Limited, told me that you are setting up a new branch in Lahore. May I be considered as an applicant for the post of the chief accountant? अब आपने देखा कि आपने पहले किसी बंदे का नाम ले लिया, मिस्टर फारूक खान. हो सकता है ये इस HR मैनेजर का फ्रेंड हो, या कंपनी में उसका कोई आना जाना हो, या कोई कांटेक्ट हो उनका, तो पहले से जानते होंगे. तो आपने कहा है कि CFO है उस कंपनी में, उन्होंने बताया है दैट कि आप नया सेटअप लगा रही हैं, तो क्या आप मुझे चीफ अकाउंटेंट की पोजीशन में कंसिडर कर सकते हैं. एंड क्लोजेस में अब चूंकि एप्लीकेशन कोई नहीं, यानी कोई वैकेंसी नहीं अनाउंस हुई हुई थी, इसलिए आप लंबी बातें नहीं कर सकते. लंबी बातें करेंगे इंटरव्यू के वक्त, आप इतनी लंबी उससे सुननी भी नहीं आपकी बातें. And close is my resume which will reveal that I have been an enthusiastic worker. I have been का मतलब है मैं रहा हूँ. ठीक है, अंग्रेजी में इसका यूज इस तरह से होता है, जैसे I have been का वर्ड यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, have you ever been to कराची? क्या कभी तुम कराची रहे हो या गए हो? तो आगे से जवाब आएगा I have never been to कराची, या I have been to कराची for a week. तो have been का इस्तेमाल इस तरह से आता है कि मैं वहां रहा हूँ. ठीक है, किसी का फिजिकली रहना या किसी का जॉब पे रहना, उसके लिए भी आप हैव बीन का वर्ड यूज कर सकते हो. तो आई हैव बीन एन एंथुसियास्टिक वर्कर एंड दैट माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैज रिफाइंड माय एबिलिटीज. मोरओवर आई कैन हैंडल ऑफिस वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एफिशिएंटली. एक लफ्ज चेंज हुआ है यहाँ पर जो ऊपर वाले में नहीं था. यहाँ पर आप चूंकि कहते हैं ना पिछली वाली खिड़की से आ रहे हो, आपको सामने खिड़की से नहीं आप एंटर हो सकते दरवाजे से, क्योंकि आपकी वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई हुई. तो आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम जमाने हैं. उसके लिए आप बड़ी स्मार्टली आप कहते हो कि मैं इंडिपेंडेंटली एफिशिएंटली, क्योंकि उन्होंने एक नई ब्रांच खोली है ना, तो उनको हो सकता है कि इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो कि सारे काम अभी संभाल ले. क्योंकि हमारे वैसे भी मुल्क में आपको पता है ना रवाज क्या है, हमारे मुल्क में तो लोगों की जान निकाल देते हैं काम करवा करवा के, है ना. एक बंदा बस मिल जाए तो वो कहते हैं बस ये भी वो कर लेगा, वो भी ये कर लेगा.
तो इस तरह करके हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक दुकान का छोटा होता है, छोटे ये कर लो, छोटे वो कर लो, छोटे इसको देख लो। एग्जैक्टली जब कंपनी ज्यादा एक्सपैंड नहीं की होती अभी वो और कर भी जाए तो मैंने देखा है कि बाज लोगों का जो कल्चर है वो बड़ा अजीब सा रहता है, वो लोगों को बिल्कुल सांस नहीं लेने देते। इसके बाद आगे लिखा है इफ यू फील आई मेजर अप टू स्टैंडर्ड, वही आई लुक फॉरवर्ड टू द प्लेजर। और एक चीज बात देखो, गौर से ध्यान से देखो, अब कई लोगों को मैंने देखा है उनको इस चीज का बिल्कुल पता नहीं चलता। लिखा है ना इफ यू फील आई मेजर अप टू द स्टैंडर्ड्स, आगे कॉमा लगेगा, या व्हेन यू फील या व्हेन यू डू आगे कॉमा लगेगा, क्योंकि आपने जो अभी वाला पार्ट दिया है इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, या इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज आगे है, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू में आए तो आप मेन क्लॉज से उसको सेपरेट करने के लिए आपको कॉमा लगाना पड़ता है, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू द प्लेजर ऑफ हैविंग पर्सनल इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस, सिंसियरली योर्स, आपने योर्स सिंसियरली लिख लो तो वाई कैपिटल, और एस हमेशा स्मॉल ही रहेगा, ये वाला एस योर्स साथ जुड़ा हुआ है, एपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। लेकिन जब आप योर्स लिखोगे तो सिंसियरली का एस छोटा हो जाएगा, अगर सिंसियरली योर्स लिख रहे हो तो एस कैपिटल हो गया है और वाई छोटा हो गया है। कुछ लोग खाली सिंसियरली लिख देते हैं उसके बाद कॉमा लगा दो, आपको मैंने बताया था डियर सर के बाद या योर्स सिंसियरली के बाद कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। तो ये आपका एक लेटर है जिसमें आपने क्या यूज किया है, किसी का रेफरेंस, ये जॉब एप्लीकेशन की बात अभी हम कर रहे हैं। आगे देखिए, अब आगे है सोलिसिटेड एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ अ सेल्स मैनेजर। यहाँ पर ये भी यहाँ पर भी आपकी जो है यानी पोस्ट आई हुई है, आप उसके लिए लिख रहे हो। ये मैंने यहाँ पर एड्रेस नहीं डाला, अब आपको एड्रेस बनाना आ गया। मैं सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर डाली, डियर सर आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू सी योर एडवर्टीजमेंट फॉर सेल्स मैनेजर, यस्टरडेज द न्यूज, यस्टरडेज पब्लिशिंग भी कह सकते हो, पब्लिकेशन भी कह सकते हो, या खाली यस्टरडेज द न्यूज, जो भी न्यूज़पेपर का नाम है पूरा लिखते हैं, कैपिटल के साथ वर्ड पहला शुरू करते हैं। एंड शुड लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट, एक ये भी तरीका है लिखने का। माई फुल पर्टिकुलर्स आर शोन ऑन माई एनक्लोज्ड करिकुलम वाइटे फ्रॉम विच यू विल सी दैट आई हैव हैड 10 year एक्सपीरियंस। आई हैव हैड क्यों यूज हुआ, आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड, उसकी जगह पे उसने हैड कर दिया। आई हैव हैड, यहाँ पर हैव पहले वाला एज अ हेल्पिंग वर्ब है और हैड एज अ मेन वर्ब है। आई बिलीव कि आपको इतनी ग्रामर जरूर आती होगी। आई हैव हैड 10 years एक्सपीरियंस, और जब आपने देखो 10 years लगा हुआ है ना तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी जरूर आएगी क्योंकि ये पोजेशन शो कर रहा है। 10 साल का एक्सपीरियंस इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ 2 well-known companies. My special duties at XYZ Limited include the training of sales personnel, यानी सेल्स से रिलेटेड लोग, डीलिंग विद द कंपनीज फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस, मैं जितना भी बाहर की जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी खतो किताबत उसको डील करता था, एंड ऑर्गेनाइजेशन मार्केट रिसर्च एंड सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, अब मैं मार्केट रिसर्च करता था और सेल्स के जितने भी प्रोग्राम होते थे प्रमोट करने के उनमें हिस्सा लेता था। आई थरली इंजॉय माई वर्क, मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करता हूँ, एंड एम वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर एम लगा है, आई दोबारा नहीं लगा क्योंकि आई पहले लग चुका है, ठीक है। आई एंजॉय एंड एम वेरी हैप्पी। अब हुआ ये कि पहले आई के साथ आपने वर्ब लगा दिया एंजॉय वाला, अब आपने आई एम वेरी हैप्पी, तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप कर लो तब भी ठीक है, लेकिन ना करो तो परफेक्टली फाइन। वेरी हैप्पी हियर बट feel that the time has come when my experience in marketing has prepared me for the responsibility of full sales management. यानी कहना ये चाह रहे हो कि पुरानी कंपनी में मार्केटिंग एक पार्ट था आपका, अब आप फुल टाइम उसमें आना चाह रहे हो तो आपका हक है कि आप मूव करें, ठीक है। और लास्ट वाला इसका लिखा है कि आई शेल बी प्लीज टू प्रोवाइड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू मे नीड, आपको कोई और अगर चाहिए तो मैं देने को यानी हूँ रजामंद, एंड होप आई मे बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंटरव्यू। ये स्टाइल थोड़ा फर्क है, ऊपर जो आपने पढ़े हैं पहले नंबर वाला उससे फर्क है। यहाँ पर योर्स फेथफुली लिखा गया है, ये भी ठीक है। ज्यादातर जैसे कि सीए की बुक में भी लिखा हुआ है कि सर के साथ फेथफुली लगाया करो, ये भी एक तरीका है वैसे, लेकिन मैं पर्सनली जो है
इसको हमेशा डिसलाइक करती हूँ और लोगों से भी कहती हूँ कि नाम का पता हो तो डियर सर की जगह नाम लिखा करो, डियर मिस्टर अहमद खान ऐसे लिखो, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता या आप बहुत ही कोई समझते हैं कि पर्सन बड़ा बॉसी होगा तो फिर आप उसका डियर सर कह लें और उसके नीचे योर्स सिंसियरली लिखना इज परफेक्टली फाइन, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फेथफुली वगैरह हमें पता क्या है, ये जो होता है ना आई बेग टू स्टेट दैट और फेथफुली, ये सारी डियर सर, ये सारी बात चीजें हमने अंग्रेजों से सीखी हैं। जब अंग्रेज यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में था तब उसने हमें बहुत ही स्लेवरी वाला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो अभी तक हम उससे बाहर नहीं निकले, ठीक है। और इसलिए हम इस तरह के लफ्ज जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर इसको अवॉइड करो तो आप लिखो योर्स, लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहां का आपको कल्चर ही पता चले तो जस्ट गो फॉर द, कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, तो उनके साथ आप करोगे। अच्छा, अब आपको मैं ये दिखाने चाह रही थी यहाँ पर, ये आप बाद में खुद ही पढ़ लेना, ये कुछ फॉरेन सैंपल्स हैं जिसमें कि ये जो कि फॉर्मेटिंग हुई हुई ना तो आपको ये इसका हिस्सा नीचे चला गया है, वरना ये आपस में हुआ था। और मैं जब इसकी फॉर्मेटिंग खराब यानी निकालती थी तो ये जरा मुश्किल काम हो जाता था मेरे लिए इसको सेट करना। तो ये समझ लें कि ड्रेस है। आई जस्ट ट्राई टू पुट इट बैक। नहीं, ठहरिए, मैं ट्राई करती हूँ कि सारा खत जो है यहाँ पर आ जाए। नहीं, चलें हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं जैसे कि पहले था। तो यानी एड्रेस लिखने के बाद आपने, आपको पता ही है कि आपने एड्रेस है, आपका डेट आ गई, मिस्टर ऑस्कर हॉलवे जो भी उनकी कंपनी है वो लिखा उसी तरह ही, और फिर उसके बाद डियर मिस्टर हॉलवे, देखा ना आपने। अच्छा, मैं सिखाना क्या चाह रही थी, मैं जब आपको भेजूंगी तो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो आपको सिखाना ये चाह रही हूँ कि जब एड्रेसेस दोनों आ गए, वो तो समझ आ गई है ना, दोनों एड्रेसेस रिसीवर का और सेंडर का, और डेट भी आ गई। यहाँ पर आपने उसका नाम दोबारा से लिखा है मिस्टर हॉलवे, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर तो कोलन लगा हुआ है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मिस ने तो हमें कॉमा सिखाया है, यहाँ पे कोलन लगा हुआ है। अच्छा, निदा अवान कह रही है कि एग्जाम कब है। निदा अवान, मैं आप अपनी ऑफिस को पता कीजिए, आई बिलीव फरवरी में मेरे सुनने में आया था, लेकिन आप उनसे पता कीजिए, ठीक है। आप उनसे कंफर्म कीजिए कि किस डेट को एग्जाम होंगे, तो मैं भी चेक कर लेती हूँ, मैं भी चेक कर लेती हूँ। तो आप वरीड तो नहीं है ना एग्जाम से? कोई आंसर करेंगी आप मुझे, निदा अवान? आर यू वरीड? कोई चीज बॉदर करिए तो जरा बताएं मुझे कि तैयारी में बिजनेस कम्युनिकेशन रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से। नहीं, जितने भी लोग, नो फाइन, ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड, ओके। यहाँ पर ये आपको मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये आप खुद ही पढ़िएगा। इसमें सारा लिखा है, रिस्पॉन्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट इन द, इस डेट को हुई इन द नवंबर इशू का मतलब है जो पब्लिकेशन हुई थी या जो पब्लिश होता है, ऑफ टेलीफोनी जॉब्स। टेलीफोनी जॉब्स एक बहुत बड़ा एक आप कह लें कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब्स वगैरह लगती हैं तो वो आती है, ये आपको ऑनलाइन मैगजीन मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको अपनी पाकिस्तान में, ये तो बाहर का एक सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर के जो पाकिस्तान का जो है ट्रेंड, वहां पे चेक कीजिए कि जॉब के लिए लोग कहाँ कहाँ चेक करते हैं, रिक्रूटर्स क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, आई थिंक rosie.com के नाम से भी है, वो भी है, उसकी भी आपको ऑनलाइन पे मिल जाता है सारा। और इसके अलावा बहुत सी जगह हैं। और वैसे इवन पीपल हु आर, मुझे याद है अच्छी तरह कि ICMA में जब फिजिकल क्लासेस के लिए मैं जाया करती थी तो वहां पर फाइनल के कई लोगों को मार्केट से खुद लोग आके ले लेते थे, यानी वो पता करते थे कि जी यहाँ पर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो आ, आप उसको ये नहीं करेंगे। अच्छा, इश्ना उस्मान कह रही है मैम हम रिवीजन कब स्टार्ट करेंगे। देखो, आपको मैंने पहले भी बात बताई है कि हम वी आर डूइंग काइंड ऑफ रिवीजन विद द हेल्प ऑफ MCQs। मैं इसीलिए आपको 2 सेट भेजती हूँ कि ये आप पढ़ो, और उस पर मैं MCQs कराती हूँ, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। लेकिन अगर आपको कोई एरिया, कोई टॉपिक आप मुझे डिमांड करें
कि जी आप मुझे ऐसे सुनते हैं जब, या मुझे इंडिविजुअली आप भी कर, अगर मुझे आप इस वक्त नहीं सुन रहे होते लाइव और आप मुझे रिकॉर्डिंग में सुनते हो, तो आप मुझे भेजें, आपके मुझे फला टॉपिक जो है मुझे इसकी रिवीजन चाहिए। इसीलिए मैं आपको लेके चल रही हूँ। आज हमारा 1 2 3 4 सेट्स हो चुके, 5 सेट कर लिया कल। आज थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं उसके, और 6 जो आईपीसी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, उसके भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। तो उसके बाद भी अगर आप चाहेंगे कि मैं एक एक ऐसे ना बर्ड्स आई व्यू सारे पार्ट्स का दे दूं, तो मैं जरूर दे दूंगी। लेकिन आप मुझे ये कंफर्म कीजिए कि ऐसा आपको चाहिए, या आप जब, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें आई फील कि मैंने आपको कन्वे की थी, बहुत ज्यादा डीपली उसको स्टडी किया था आप लोगों ने। लेकिन अगर आप मुझे चाहते हैं कि किस तरह से आप इसको, या अपने जो जीआर और सीआर है उनको आप कन्वे कर दें, ठीक है। इश्ना आप सुन रही है ना? तो आप या जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, दे वांट व्हाट टाइप ऑफ रिवीजन यू वांट, कि मैं दोबारा से वो सारे जो सेट है उनको लेके आपको समझाना शुरू करूं, वो करना चाहते हैं आप? और एमसीक्यू जो है वो तो सिलसिला भी जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आप वैसे तो सेट 6 तक आज हम कर लेंगे। अगले जो है कल मैं आपको सेट जो है 7 और 8 आपको 2 मार्जिन देती हूँ पूरे वीक में। तभी तो आपसे इसीलिए देती हूँ कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछें, आप मुझे कहें कि जी ये वाला जो है टॉपिक नहीं आता। बिलाल कह रहे हैं समझा दें जी। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि हम दोबारा से रिवीजन जो है वो चैप्टर खोलें, उसको टेस्ट सेट को खोलें और उनकी रिवीजन करें, आप ये चाहते हैं? ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि अगला जो हमारा वीक होगा ना, उसमें हमारे बाकी जो थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे केस स्टडी मेथड है, बहुत जरूरी है, वो एक रह गया बस। और एक आध छोटे छोटे पार्ट्स हैं कोई सिलेबस में आपके रह गए। फिर हम ऐसे ही करते हैं कि हम जो स्टार्ट वाले जो चैप्टर्स थे उनको निकाल कर हम कर लिया करेंगे रिवीजन, और आगे फिर हम साथ साथ एमसीक्यूज करते जाते हैं। बिल्कुल सही है। अभी कुछ लोगों का मुझे आ गया है कि जी आप हमें ये समझा दें। ठीक है। आई हैव प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 7 C's इन एमसीक्यूज, फातिमा शाहिद कह रही है। ठीक है, 7 C's में आपको बाकी हम शुरू चैप्टर से ना टॉपिक ले लेंगे। अगला वीक बस वेट कर लो, अगले वीक, क्योंकि हमारे पास अभी वी आर गोइंग टू बी हैविंग, मेरे पास डेज मैंने काउंट में से कर लिए हुए हैं, हमारे पास दिसंबर है पूरा, और जनवरी की 15 पे हमारा क्लोज होना है ये सारा। तो आपके हमारे पास टाइम है, वी कैन डू दैट। तो इंशाल्लाह फिर हम उस तरह से उसकी रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी एस्पेक्ट से आपको पेपर आए तो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ से आपको मैंने बोला था कि आई एम नॉट डूइंग इट, ये आप रीड खुद ही करोगे, इससे कुछ लफ्ज अच्छे मिलेंगे तो आप वैसे इसको उठा लेना। अच्छा जी, अभी 7 C's का प्रॉब्लम आपने बताया है, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, मैं जरूर इंशाल्लाह आपको कर दूंगी। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो आपके पास है, जब आपने ये कर लिया, एक और ये भी मैं आपको भिजवा दूंगी, दिस इज अनदर सैंपल। और मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि आपने नोट किया है, देखिए यहाँ पर खातून है, उसका नाम है मिस कैरन पैकिस, या पैचेस या पैशेस, कोई नाम उसका होगा, जो कि फॉरेन वर्ड है, हम इसको प्रोनाउंस, कोई स्पेनिश होते हैं नाम, कोई इटालियन होते हैं, कोई डिफरेंट पुराने नाम होते हैं, ग्रीक वगैरह। तो यहाँ पर जो भी उनका नाम है, अब आप एक चीज नोट कीजिए कि आखिरी नाम जो था उसको लिखा गया है और आगे कोलन लगा दिया गया है। बाहर कंट्रीज में ज्यादातर कोलन का इस्तेमाल होता है, फॉरेन जो फॉर्मल खतों में, बहुत फॉर्मल खतों में, और कॉमे का इस्तेमाल होता है जब हम इनफॉर्मल खत लिखते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉमा लिखेंगे, ठीक है। बिलाल इंस्टीट्यूट में तो हम बहुत पीछे थे, और यहाँ तो रिकॉर्डेड ही सब, अगर कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा, you have taken physical classes, now you have joined this one, is that so, Bilal? And because nobody actually informed me about it, that the students who have already been doing physical classes, now they have joined this one, फिर तो एक थोड़ा सा इशू आ जाएगा, फिर तो हमें सारा रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज हम तो अपने तरीके से चल रहे थे। जी, आपका क्वेश्चन हो बिलाल, तो आपके पास
आपके पास सीआर का नंबर है बिलाल? नो, ओके, ठीक है। चलिए मैं ट्राई भी करती हूँ कि मैं आपको सीआर का नंबर और जीआर जो है अपना नंबर शेयर कर देती हूँ। जो गर्ल्स हैं वो फिर मुझे मैसेज करेंगी तो मैं जीआर के साथ उनको हुक करा दूंगी, और जो बॉयज हैं उसको सीआर का नंबर देती हूँ, राइट। और आप सीआर को कहेंगे तो वैसे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे ना, पहले भी तो सारे लोग व्हाट्सएप। आई मीन एक और चीज बताओगे आप बिलाल, जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन, you were also taking these classes, recorded classes and live classes, यानी ऑनलाइन ले रहे थे आप? नहीं ले रहे थे, अच्छा। आपका एडमिशन लेट होगा फिर, या आपका डायरेक्ट फिजिकल में हुआ होगा? ठीक है, मैं समझ गई हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट। फिर ऐसे ही करेंगे कि आपको, एक्चुअली कल भी किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई, अगर आप बता देते तो हम इसको इस चीज को भी एड्रेस कर लेते, ठीक है। तो फिर आपको डायरेक्ट फिजिकल में आप गए थे, फिर तो आपने वहां पे बहुत कम शायद कवर किया हो, बिकॉज यू यूजुअली टेक ऑल क्लासेस 5 days a week और 6 days a week आई थिंक। तो यहाँ पर तो 3 days हम लेते हैं क्लासेस। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई हूँ आपके मसाइल, बिल्कुल समझ गई हूँ। मैं अभी आपको अपना जो है फोन नंबर शेयर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सीआर जो है उसका नंबर आपको दे दूंगी, ठीक हो गया। तो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ही नंबर लिखती हूँ। आगे चलने से पहले आपको मैं नीचे ड्रैग करती हूँ। ये जो लेटर्स हैं इनको आप पढ़ लेना फिर, ठीक है। और रेज्यूमे कल मैं आपको फॉर्मेट सही वाले सिखाऊंगी। ये सिर्फ रेज्यूमे जो है इसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ रेज्यूमे बताए हैं, क्योंकि पेपर में सवाल आ सकता है कि विच वन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे फॉर इंस्टेंस आपका जो है, आपको अपनी कोई पर्सनल डिटेल नहीं देनी होती, पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती। तो रिलीजन के बारे में नहीं लोग अक्सर आमतौर पर लिखते, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ये मैं आपको बता दूंगी। तो ये फॉर्मेट है। अच्छा जी, मैं इसको नीचे कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं सेंटर में, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा नंबर 0323475903। जी, ये नंबर आपको नजर आ रहा है, इस पे आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको नंबर भेज दूंगी। लेकिन मैं अभी आपको चेक कर देती हूँ नंबर, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट वेट कीजिएगा। मैं आपको सीआर का डायरेक्ट नंबर दे देती हूँ, ताकि वो आपको ग्रुप में शामिल कर ले। जी, सीआर है अली मर्दान फ्रॉम इस्लामाबाद आई बिलीव। इनका नंबर है 03-04-26-968। ठीक है, ये आपको, आप इनको जरा टेक्स्ट करो, ये आपको लिंक भेज देंगे। तो आप क्लाउड पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, वो आपको फिर मैं ऐसे ही करूंगी कि आपको सारे नोट्स जो हैं एक दफा हम उसको गो थ्रू कर लेंगे। जरा चेक कर लो आप, सीआर का नंबर है ये 03-04-20-56968। इसको नोट कर लो। नीचे मैंने अपना नंबर लिखा हुआ था। ये गर्ल्स जो हैं दे कैन कॉन्टेक्ट मी, और बॉयज डायरेक्टली उसको कर लो। तो मैं लड़कियों को दे दूंगी नंबर सीआर का, उसका जीआर का, तो वो आपको ऐड कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आपने कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो यू कैन write it to CR, he conveys to me, and you the girls would write to GR and she conveys to me. This is the way. उसकी वजह ये होती है कि बहुत ज्यादा जब आप मैसेजेस करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बिकॉज सारी ऑनलाइन हो रही है क्लासेस, तो उसमें आप यानी हैंडल नहीं हो रहा, ये सारा काम नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो अब हम थोड़ा सा, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करो, और आप नंबर आपने ले लिए। अच्छा जी, ठीक है, नाइस।
अच्छा, बिलाल जो है वो ठीक है, ठीक है। आप फिर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो आपने एक और चीज बतानी है आपको मैंने कि क्लाउड का लिंक आपको मिल जाएगा। और जब सीआर और जीआर मुझे सुन रही हैं तो प्लीज एक दफा लिंक दोबारा से आप ग्रुप में भेज दो, ताकि वहां पर गूगल ड्राइव का लिंक है, आप उसे क्लिक करोगे तो आपको जितना भी मिलता है मटेरियल अभी तक मैंने शेयर किया हुआ है वो वहां पर पड़ा हुआ है। वो सेट के नाम से है। और ये मैं फिर एक दफा बात क्लियर सबको कर दूं जो अभी मुझे ज्वाइन किए हैं जिन्होंने, उनको मैं ये बता दूं कि जो परेशानी के बगैर उसको पढ़ना शुरू कर दो आप लोग। और उसमें आपको मिक्सचर ऑफ जो प्लेसेस हैं वहां से मटेरियल मैंने इकट्ठा करके उसको शॉर्ट किया हुआ है, आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, जिसमें आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो रखी हुई है सामने मैंने, जो कि हर्टा मफी एंड कोटलैंड बबी की किताबें हैं। और अगर आप आईसीएमए की किताब पढ़ रहे थे तो परफेक्टली फाइन, उसमें से भी मैंने कुछ जरूर चीजों को मिस नहीं किया हुआ। और सीए की जो बुक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी जो स्टेशंस हैं उस पर बताया जा रहा था कि सीए का जो सिलेबस है वो आप फॉलो करें। तो आपको सीए के सिलेबस से भी मैंने बहुत सारी चीजें कराई हैं। तो सारा कुछ उसी एक ही सेट में पढ़ा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। और इसके अलावा आपको कुछ बुक्स वहां पे रखी हुई मैंने, एक कैप्लन की बुक है पीडीएफ में, एक सीए की बुक है पीडीएफ में, वो आपके पास है वहां पर। और तैयारी के लिए आपके पास एमसीक्यूज मौजूद हैं। और वो एमसीक्यूज जो हैं वो ना सिर्फ सीए के हैं चैप्टर वाइज, और जब आप उसको खोलेंगे तो उसकी आखिरी फाइल जो है वो आंसर की है, यानी की है वो। इसी तरह 1000 BC के नाम से एक फाइल पड़ी होगी पीडीएफ में, उसको जब आप करोगे तो उसके भी एंड वाली जो पार्ट है उस पर आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैप्लन की जो बुक आपके पास है वो एक रेफरेंस बुक है, आप उसके अंदर से पढ़ना चाहो तो वही मटेरियल जरूर पढ़ लो, लेकिन मैं आपसे कहूंगी आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, आप सेट जो दिए हैं मैंने क्लाउड पे वही पढ़ो। और कैप्लन की सिर्फ इतना कर लेना कि कैप्लन की बुक जो है उसके चैप्टर के एंड में क्वेश्चन दिए होंगे, और उसके आंसर बिल्कुल बुक के एंड में दिए हुए हैं, वो आप क्वेश्चन करो। एमसीक्यूज नहीं करोगे तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। अभी आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे थे लेटर्स लिखने की। अभी हम जितने भी उससे कर रहे हैं, हमने 2-3 हम जो वीक्स हैं उसमें हमने लेटर्स किए हैं। अभी कल भी हमारा एक लेटर और एक सर्कुलर हमने करना है। तो मैं अभी आपके मैनेजर भी हैं उनसे भी बात कर लूंगी। तो मुझे देखना है, आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है और मुझे डायरेक्टली भी लिख सकता है कि ये प्रॉब्लम थी। आप ऐसा कीजिएगा, अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करके ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दिल में जो बात है वो आप इससे शेयर कर सकें कि ये प्रॉब्लम है। एंड दैट वुड बी द प्रॉब्लम विद एवरीवन हु वाज टेकिंग फिजिकल क्लासेस एंड नाउ ज्वाइन दिस ऑनलाइन। और जिन लोगों ने पहले ऑनलाइन शुरू की थी और वो फिजिकल में चले गए थे और फिर अब ऑनलाइन आ गए हैं, तो ये वाले लोग भी अपने मसाइल जो है मुझे बता सकते हैं। तो दिस इज लाइक, इफ यू कन्वे देन वी आर गोइंग टू सेट अप द स्ट्रेटजी फॉर दैट। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कल हम फिर थोड़ी देर के लिए, मैं इसको भी जैसे मैं कह रही थी केस स्टडी मेथड कराना है, मैं उसे अगले वीक पे डाल रही हूँ। और कल मैं आपको एक दफा सारी चीजों को गो थ्रू करा देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। और जो हमने अगले वीक एमसीक्यूज करने ना जिस चैप्टर के, वो आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ उसको फॉलो कर लो, ताकि जो लोग पहले से ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप ऐसा करेंगे कि आप जो चैप्टर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चैप्टर्स को आप मेरे साथ रिवाइज कर लो, ठीक है। और उसी से रिलेटेड हम अगले वीक में एमसीक्यूज करेंगे, आप उनको रिवाइज कर लेना पूरे वीक में दौरान। तो फ्राइडे को आपकी क्लास होनी है मेरे साथ। और फिर जो शुरू के आपके रह गए यानी 6 आपके सेट रह गए हैं, वो मैं आपको एंड में इस तरह से करा दूंगी कि मैं बता दूंगी सबको कि दिस इज रिवीजन क्लास, एंड इफ दोज हु डोंट वांट टू टेक दैट क्लास दे कैन स्किप दैट क्लास, दे हैव ऑलरेडी डन। आप नहीं पढ़ना चाहते आप ना पढ़ें, ठीक है। तो जिन लोगों ने उसको पढ़ना होगा वो उसको कर लेंगे। तो दिस इज माई लाइक आइडिया फॉर दैट। अभी 30 मिनट सिर्फ रह गए हैं। अभी मैं देखती हूँ कि हम कितने, अभी जो लोग ज्वाइन किया है ना वो भी जरा ट्राई करें कि आपको ये सवाल जो हैं कितने आते हैं। बस ये वाला मटेरियल जो है वो आपको आ जाएगा, ये आपको सवाल पेपर में बिल्कुल नहीं आना।
इनविटेशन फॉर इंटरव्यू को कंपनी लिख रही है। ये सिर्फ आपकी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए मैंने कुछ लेटर्स डाले थे। आपको टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, ठीक है। आगे नोट्स जो मैं आपको दूंगी ना, कि जितना कि आपको नोट्स आपको पढ़कर पेपर में थोड़ा बहुत सवाल आ जाएंगे अबाउट जॉब एप्लीकेशन, अबाउट सीवी, वो मैं यहाँ नोट्स जो है वो लिख दूंगी। और ये सारी चीजें मैंने आपको जुबानी बता दी है, तो आप इसको रीड करोगे तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ कहाँ पर, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एमसीक्यूज। हम एमसीक्यूज करेंगे, और जो न्यू कमर्स हैं, जो कि बहुत कुछ बड़े आसान भी हैं, आप जरा साथ साथ हमारे रहिए और देखिए कि आपको आते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपको जी स्टार्ट करते हैं। कल हम इसका पार्ट 1 कर चुके थे, ये लेटर्स के हवाले से हैं। पार्ट 2 हम करें। अच्छा, एक चीज जरा आज आप मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट ये करेंगे कि जैसे लिखा ना पार्ट 2, आप अपनी कॉपीज में पार्ट 2 लिख लो। यहाँ पर आज ना मुझे टाइम नहीं इतना मिल सका, आई वॉज वेरी बिजी, मेरी कुछ स्केड्यूल हो रही है क्लासेस, तो मैं सिर्फ नंबरिंग नहीं इसकी कर सकी, ठीक है। तो आपने जिस तरतीब से ये नंबरिंग हो रही है आप इसको करते जाओ, और मैं ऐसे करूंगी चूंकि टाइम थोड़ा रह गया है, मैं आपको नहीं थोड़ा टाइम दूंगी, यू डू इट, और फिर मैं आपको आंसर साथ ही बता दूंगी, ठीक हो गया, ताकि हम इसको आज कर सके। तो आपका कल वाला जो पार्ट था, यानी सेट 5 का, जो लेटर के ऊपर सेट 5 है, आपका लेटर राइटिंग के ऊपर सेट 5 है, उसमें से हम सवाल करने जा रहे हैं। तो आपने मेरे साथ साथ करना है, और साथ ही मैं आपको आंसर करती जाऊंगी। जी, इनडायरेक्ट प्लान ऑफ लेटर राइटिंग, मेन आइडिया इज, जी बिल्कुल सही, इसका आंसर है बी, गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द लेटर, क्योंकि ये डायरेक्ट है, आपको शुरू में ही मेन आइडिया देना है, ठीक है। और अगला सवाल है, इन बैड न्यूज लेटर सब्जेक्ट लाइन इज यूजुअली, क्या जवाब होना चाहिए? रिटन, नॉट रिटन, कम्युनिकेटेड ओरली, बोथ ए एंड सी। आंसर इज बी। जी मैं चेक करती हूँ, आपने 2 का आंसर बी, 2 का आंसर बी, मुर्तजा नवीद कह रहे हैं बी, बिल्कुल सही, क्योंकि बैड न्यूज मैसेजेस के अंदर बुरी खबर को हाईलाइट नहीं करना, इसलिए नॉट रिटन, ठीक है। इसका आंसर ये है। मैं जब आपको भेज दूंगी ना, ये आपको ये भी बताती चलूं, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मैंने टेस्ट के नाम से, टेस्ट 1 2 3 के नाम से आपको टेस्ट यानी दिया जाता है, और मैं उसका सोल्यूशन भी भेजती हूँ। जो लोग मिस करते हैं, पहले वो टेस्ट करेंगे, फिर सोल्यूशन से चेक करो आपको आता है क्या, ठीक है। तो ये आप अभी अभी तक हमारा ये 6th सेट है जो जा रहा है। अच्छा जी, ये दोनों सवाल हो गए, बैड न्यूज और गुड न्यूज वाले। अगला सवाल है, जॉब लेटर्स आर फेमसली नोन एज, जी जॉब लेटर जो है आर फेमसली नोन एज, द आंसर इज बी। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, आंसर इज बी। कवर लेटर टू रेज्यूमे से कहते हैं, बाकी जॉब अप्रेजल लेटर रिपोर्ट नहीं कहते, प्रोग्रेस लेटर नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते, तो इसको हम कवर लेटर कहते हैं, कवरिंग लेटर भी कहते हैं, ठीक है। खाली कवर लेटर भी कहा जाए तब भी ठीक है, टू रेज्यूमे ना लिखा हो। अच्छा जी, अब यहाँ है रेज्यूमे ऑल्सो नोन एज बायोडाटा और करिकुलम वाइटे, ये मैंने आपको कल सिखाया था। रेज्यूमे का एक और नाम है बायोडाटा, उसको कह सकते हो, या करिकुलम वाइटे। में बायोडाटा तो नहीं कहा था, ये पुराने जमाने में यूज होता था, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इज सेंट बाय, आगे जा आंसर पढ़ें, इज सेंट बाय व्हाट, कस्टमर टू ऑर्गेनाइजेशन, ओके। आपका आंसर होगा, मुझे यकीन है आपका आंसर होगा डी। जी ठीक है, इसका आंसर है डी, क्योंकि क्यों है डी? कैंडिडेट लिखता है टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, यानी जो उसका फ्यूचर में एम्प्लॉयर हो सकता था उसको, यानी वो लिखता है, बिल्कुल सही है। तो इसकी नंबरिंग जो है मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जिस तरह लिखी हुई वैसे ही करते जाओ, क्योंकि इसकी नंबरिंग ठीक नहीं मैं कर सकी थी, तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ आंसर भी बता रही हूँ, और टाइम भी नहीं है हमारे पास कि आपको पहले करने को दूं और फिर मैं आपसे पिक करूँ। ओके, 16 अब जो क्वेश्चन हमारे पास सामने स्क्रीन में नजर आ रहा है वो है, इन अ बिजनेस लेटर, क्योंकि ये मैंने मुख्तलिफ जगहों से उठाए हैं ना, मुख्तलिफ टेस्टों में से, मुख्तलिफ जगहों से, तो इसलिए आपको इस तरह मिले हैं। इन अ बिजनेस लेटर द लेटर हेड इज,
क्या होता है? लेटर हेड किसे कहते हैं? एड्रेस ऑफ द सेंडर, बी आंसर। लेटर हेड या हेडिंग भी कहते हैं। अब आज सिर्फ आप ये कर सकते हो, आप ये चेक कर लेना कि मेरे कितने आंसर रॉन्ग थे, बस। अभी क्योंकि टोटल नंबरिंग हमें नहीं पता चल सकेगी कि कितनी है। 17 क्वेश्चन है। द इनसाइड एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द, यस, रिसीवर ऑफ द मैसेज, रिसीवर ऑफ द लेटर, बिल्कुल सही। 18, सैल्यूटेशन इन अ लेटर इज, सैल्यूटेशन क्या होता है? इसका आंसर है डी, कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग बाय द सेंडर। सेंडर ग्रीट करता है, ठीक है। और सैल्यूटेशन का मतलब ये नहीं कि हेलो हाय कहना, डियर मिस्टर आगे जो नाम उसका लिखते हो, या डियर सर लिखते हो, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। और यहाँ पर गुड बाय तो समझ आ गई, यूजिंग डेरोगेटरी वर्ड्स। डेरोगेटरी वर्ड्स होते हैं बुरे अल्फाज, ठीक है, जो बहुत इंसल्टिंग होते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स जिसे लोग कहते हैं, ठीक है। तो 18 का आपका आंसर जो था वो आपने कहा है, द आंसर 18 है डी, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इसके बाद है द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन द लेटर इज, क्या है? आंसर इज सी, द एंड ऑफ द लेटर। सही सही, बिल्कुल सही। ये अभी हम सेट 5 में से आंसर कर रहे हैं, अभी सेट 6 में से आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, इस वक्त मुर्तजा के जवाब मुझे मौसूल हो रहे हैं और मुस्कान के हो रहे हैं, ठीक है। मैं नाम जरूर लूंगी अप्रिशिएट करने के लिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आगे। इन बिजनेस, ये एक किस्म की रेपिटेशन हो रही है। इन बिजनेस लेटर्स डायरेक्ट प्लान इज यूज्ड टू कम्युनिकेट गुड न्यूज। 22 का है बिजनेस लेटर इनडायरेक्ट प्लान इज टू कम्युनिकेट बैड न्यूज। ठीक हो गया? अच्छा, ये बहुत आसान है, ये हम बहुत दफा कर चुके हैं। 36 क्वेश्चन इसके बाद आता है और इसमें सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ राइटिंग डेट इन अ लेटर। अब ध्यान से देखो कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। आंसर है ऑल ऑफ द अबव जी, इसका आंसर है डी। 36 का आपने आंसर नहीं, 36 का आंसर जो है ये लिखा है सारे ही अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं इसकी वजह आपको बता देती हूँ। मैंने आपको जब ये लिखना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो TH लिखा हुआ है ना, यानी या 20, अगर यहाँ पर जैसे मैं फॉर इंस्टेंस आपको एक और लिख के दिखाती हूँ, अगर लिखा हो 22nd, ठीक है, ये आपको लिखा नजर आ रहा है ना, मैंने ऐड किया है 22nd, तो ये आपने नहीं डालना। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स। ये ऑर्डिनल्स नहीं लगाओगे, ये सारे ऑर्डिनल्स लगे हुए हैं, सिक्स्थ या 6-9, सारे गलत हैं। इसका तरीका ये होता है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपने, मैं इसको ठीक करती हूँ फिर आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर September 6, 2010 लिखा तो फिर ठीक है, या September 06 तो भी ठीक है, ठीक है। तो चूंकि 6 लिखा हुआ था इसलिए ये सारे के सारे गलत है जी। सैयद मोहम्मद हादी, आपने पूछा है कि 22nd, 22 का आंसर क्या है? 22 का मुझे देखती हूँ पीछे कितना नंबर पे था। 22 में देखिए, बिजनेस लेटर में इनडायरेक्ट प्लान जो यूज करते हो ना, वो बैड न्यूज के लिए करते हो, ताकि इनडायरेक्ट प्लान क्या होता है, उसमें आपने मैसेज को किसी के ऊपर एकदम से हैमर की तरह नहीं लगाना होता। आपने उसको, ये मैं आपको, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं रिवीजन में आपको सिखाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे बहुत सवाल आपको आते हैं, ठीक है। हमने ये प्लान सीख लिए हैं, डायरेक्ट प्लान, इनडायरेक्ट प्लान, परसुएसिव प्लान, जिसमें आइडा प्लान होता है। ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार आपको पेपर में आएंगे। तो अगर डायरेक्ट न्यूज हो, डायरेक्ट प्लान हो,
तो आप गुड न्यूज में डायरेक्ट यूज करते हो क्योंकि खबर दे दी शुरू में तो कोई नाराज नहीं होगा, और बैड न्यूज अगर है तो उसमें खबर शुरू में नहीं देते, इनडायरेक्टली देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर सी था, इसका 22 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। जी, मुर्तजा नवीद का आंसर है सी 40 का, बिल्कुल सही। आपने किसी को डियर मैनेजर नहीं कहना कभी भी, आपने उसको, और एक इसमें सवाल में मिस्टेक है जो कि अक्सर पेपर में होती है। ठीक है, सर जो है हमेशा कैपिटल होगा और मैडम भी कैपिटल होगा। ठीक है, ये स्मॉल नहीं हो सकता। अच्छा जी, इसके बाद टोन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड मैच विद दैट ऑफ, ये थोड़ा ट्रिकी है। देखो क्या इसका जवाब है 43 का, मैं चेक करती हूँ 43 का आंसर क्या है। मुस्कान कह रही है डी आंसर है। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को मैच करना है सैल्यूटेशन के साथ, इसलिए मैंने आपको सिखाया था एज अ रूल, अगर आप कहते हो डियर सर तो उसके साथ ही फेथफुली कहते हैं लगाओ। वो कहते हैं कि एस एस का कॉम्बिनेशन, सीए की बुक में लिखा हुआ है कि एस एस का कॉम्बिनेशन ना इस्तेमाल करो। पता क्यों? एस फॉर सर एंड एस फॉर सिंसियरली। तो आपने जो एंड करना है वो सैल्यूटेशन और क्लोज आपस में मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आ गया। फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, आम बिजनेस के खत लिखे जा रहे हैं, द सूटेबल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विद सर और मैडम इज, अभी मैंने आपको सिखाया है, आपका आंसर है ए। ठीक है, अफेक्शनेटली कहाँ लगता है ये मैं आपको बता दूं। अफेक्शनेटली लगता है जब आप अपने प्यारों से बात करते हैं। अब्बा को खत लिखा, अम्मा को खत लिखा, चाचा को लिखा, दैट्स गोइंग टू बी अफेक्शनेटली। मदर को लिखा, लेकिन अफेक्शन मोहब्बत को कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको प्लीज अपने बहुत भी अच्छे कोलीग या हमारा बॉस बहुत अच्छा है तो उसको अफेक्शनेटली मत लिख देना। ओके, 49 का आंसर ए आ गया है, मुर्तजा ने लिखा है। फुल ब्लॉक स्टाइल ऑफ लेटर, ऑल पार्ट्स ऑफ द लेटर बिगिन, आंसर इज बी। फुल ब्लॉक लेटर में सारा, उसको कहते हैं लेफ्ट अलाइंड। फुल ब्लॉक लेटर क्या होता है? लेफ्ट अलाइंड, सब कुछ लेफ्ट में होगा ताकि आपको राइट पे टैब वगैरह प्रेस करके आगे ना जाना पड़े। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? और बाकी सेमी ब्लॉक होता है, उसमें आप कुछ हिस्सा राइट पे ले जाते हो, अपना एड्रेस ले जाते हो। ठीक है, अच्छा जी, आ जाइए, ये सेट हमारा 6 शुरू हो गया। जरा ध्यान से करेंगे सवाल, कुछ थोड़े से ट्रिकी भी सवाल है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, अब ऐसा है कि चूंकि सारी ही क्लासेस ऑनलाइन में आ गई हैं, तो अगर आपको मैं सेट जो भी आपसे शेयर किया करूंगी ना, टेस्ट 1 2 3 जो भी नाम है आपके इसके, तो अगर नंबरिंग बैलेंस ना हुई ना इसकी क्वेश्चंस की, तो कोई बात नहीं, मैं आंसर भी उसी तरह इसको करके दे दूंगी। पहला सवाल है जी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिफर्स टू, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? सेल्फ टॉक, मास कम्युनिकेशन between at least two individual at personal level, या among people from different backgrounds। तो इसका आंसर करेक्ट होगा, द आंसर इज सी। ठीक है, आपने लोगों से पर्सनल लेवल पे बात करनी है, तो नंबर 1 का जवाब आपने देना था जी। नाइला रजाक, आपका ठीक है आंसर, और सैयद मोहम्मद हादी का भी बिल्कुल सही, द आंसर इज सी। उसके बाद फॉलोइंग इज द बैरियर टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा है? सोचिए, डिफेंसिवनेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, none of the above। What's the answer? 2 का आंसर, 2 का आंसर है जी, मुर्तजा कह रहे हैं ए, बिल्कुल सही। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बैरियर जो है
वो डिफेंसिवनेस है। आप डिफेंसिव जब हो जाते हो, मैंने आपको बार बार ये बताई ये बात, जब आप डिफेंसिव खेलते हो तो हिट नहीं लगा सकते। तो जब डिफेंसिव होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, interpersonal communication occurs when 3 or more people are communicating with each other at the same time. Individual establishes communication with people he may show interest in knowing. An individual interact with another person as a unique individual. Intimate conversation takes place. Intimate होती बहुत close, बहुत close. तो आंसर इज सी। वो इसलिए यूनिक इंडिविजुअल होगा जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप एक इवन मैं कस्टमर हूँ, आप सेल पर्सन हो, तो मैं यूनिक के तौर पर, मैं आपको सेल्स पर्सन के तौर पर बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, मैं आपसे पर्सनल बात नहीं करी। तो आपने, मैं ये नहीं कहूंगी अब आप एक दुकान पे चीजें बेच रहे हैं तो मैं कहूंगी भाई साहब आपकी कमीज का रंग बहुत बुरा है, कैन यू टॉक लाइक दिस? नो। तो आपने उस पर्सन को क्या लेना है, उसी रोल में लेना है जिस रोल में वो खड़ा है, ठीक हो गया? तो उसे उसी यूनिक रोल में लेना है, तो उसे सी आंसर इज करेक्ट। इसके बाद है एन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स। आपको पता है एथिक्स क्या होते हैं? सबको रिवीजन के लिए, एथिक्स आर द रूल्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है, दैट गवर्न अ पर्सन और अ ग्रुप। आपके लिए आपके रवैयों के रूल्स हैं, उन्हें एथिक्स कहते हैं। तो इस पूरे को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आंसर है ए, एथिक्स आर इंपॉर्टेंट। are not a consideration गलत, stand in the way of honesty गलत, honesty तो बनाते हैं। are compromised, आपको मैंने पहले भी सिखाया था, compromise का मतलब है जाने दो, इसको sacrifice कर दो, ठीक है? तो ethics को compromise नहीं किया जा सकता, ये इसलिए आपका ए आंसर इज करेक्ट। इससे आगे है जी पांचवा, if something is said in error it must be understood that interpersonal communication is क्या? जरा मैं देखना चाहूंगी पांचवें सवाल का जवाब क्या देते हो। पांचवें का जवाब आ गया जी, वेरी गुड, हादी एंड नाइला, आपका मैं अभी पढ़ सकी हूँ जी। आपने कहा इरिवर्सिबल, बिल्कुल सही, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल, ध्यान से बोलो, ठीक है, तीर कमान से निकल जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इसके बाद सवाल आ गया, ये भी ध्यान से जरा करो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज स्टैटिक। अच्छा ये बताती चलो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ये सवाल जरूर आएंगे इसमें से आपको, एक्सियम्स के ऊपर, इसके यूनिवर्सल्स के ऊपर सवाल आपको आएंगे जी। इंटरपर्सनल में इज स्टैटिक, ट्रांजैक्शनल, कवर्स एक्सट्रीम, बोथ बी एंड सी, क्या जवाब है? लेट मी चेक 6 का आंसर क्या है? बी कहा आपने, गलत, गलत हो गया। इसका आंसर है जी डी, क्योंकि इसके दो एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शनल भी होती है, यानी मूव करती रहती है, टू वे होती है, लेन देन होती है इसके अंदर, और कवर्स एक्सट्रीम भी करती है, इसका एस्पेक्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। कवर्स एक्सट्रीम का मतलब है कि अगर एक एंड पे आप एक बहुत ही करीबी दोस्त है, आपके घर वाले हैं, तो आप उनको बहुत ज्यादा जानते हो, और दूसरे एंड पे एक ऐसा पर्सन है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं अभी जानते, एक ड्राइवर है, आप उबर में सफर कर रहे हो, तो आप उसे नहीं जानते, लेकिन आप उसे पर्सनल लेवल पे बात तो कर सकते हैं ना। आप उसे कहें कि भाई आपने गलत सड़क ले ली है, आप ये इस तरफ को ले जाएं, ये आपने क्यों रोक दी है, एंड ब्ला ब्ला आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है तब भी बात हो जाती है पर्सनल, इंटरपर्सनल लेवल पे, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी, डी आंसर। अच्छा इसके बाद आ गया जी, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शनल साइकोलॉजिस्ट, ये हम चूंकि मेरे जो शुरू से लोग मुझे सुन रहे हैं उनको तो बिल्कुल ये आता है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शनल साइकोलॉजिस्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज क्या? आपको समझ आ गई है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तब भी समझ आ गई है। आंसर क्या है वाला? 7 का आंसर क्या आ रहा है? ए, बिल्कुल सही, कि ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब है नागुजीर, होके रहना, अनअवॉइडेबल। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने आपको सिखाया था
आप चाहे बातें करें ना करें, आप चुप रहें खामोश रहें, कम्युनिकेशन हो जाती है, एक्सप्रेशन के जरिए भी हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एकदम एक और एरिया से मैंने सवाल उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इंडिविजुअल इंटरेक्ट। नहीं, आई थिंक नहीं, ये रिपीट हो गया है, या ये 8वां कीजिए, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करें। In dealing with cross-cultural communication, putting oneself in the recipient's shoes is a method termed as what? ये मैंने आपको करवाया हुआ है जी। इसका आंसर है बी, बिल्कुल सही। बी है? नहीं, इसका आंसर है ए। इसका आंसर क्या है जी? 8 वाले सवाल का जवाब है, आई थिंक किसी ने लिखा है। अच्छा जी, क्वेश्चन 8 का आंसर है ए, पुटिंग योर सेल्फ इन समबडीज शूज, यानी किसी को, अपने आप को दूसरे की तकलीफ को महसूस करने को क्या कहते हैं? एम्पथी। और वो सिंपथी नहीं होती, एम्पथी जो आपने 7 C's में पढ़ा था कंसिडरेशन के साथ। और सिमेंटिक्स आपको पता है क्या होता है? मीनिंग का नॉइस। क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन विद गुड क्रिटिकल थिंकिंग मेक्स, अगर एक पर्सन की अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या करेगा? गुड ऑब्जर्वर होगा, गुड डिसीजन मेकर होगा, बाइस्ड थिंकर होगा। बाइस्ड कौन होता है? जो जजमेंटल होता है, जो अपनी पसंद नापसंद लगाता है, या बेस्ट फिलोसफर होगा? द आंसर इज बी, गुड डिसीजन मेकर। क्वेश्चन नंबर 10, organizations can educate their employees to keep stereotyping at bay by organizing. कीपिंग स्टीरियोटाइपिंग एट बे का मतलब है फासले पे रखना। स्टीरियोटाइपिंग को फासले पे रखना किस तरह से कर सकते हैं? बाय कल्चरल शो के जरिए नहीं, जेंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए नहीं, प्रोफाइलिंग के जरिए यानी स्केचिंग या आइडिया देने के जरिए नहीं, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम यस। आप लोगों को डाइवर्सिटी ट्रेनिंग दें, आप उनको सिखाएं कि लोग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दें। इसके बाद अगला सवाल है आपका, ये सवाल बहुत डिफरेंट भी है, आगे थोड़े से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। जितने भी करेंगे यहाँ से दोबारा शुरू कर लेंगे आप, ठीक है? कल ये भी करेंगे, और आपको मैं अगला जो हमारे कल ड्यू है कि मैंने आपको अगले 2 सेट जो है वो कराने हैं, और उन सेट को मैं गाइड करूंगी, और फिर मैं अगले उससे वीक में उसके आपको एमसीक्यूज कराऊंगी। जी ठीक है, गुड, बिल्कुल सही। 14 जो था उसमें लिखा हुआ है आई कॉन्टेक्ट इज अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट कल्चर्स, मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट signifies different meaning. In Muslim world, maintaining eye contact when speaking to elders is considered rude. Non-verbal communication का हिस्सा है, ठीक है? रूड कंसिडर होता है, जबकि मैंने आपको सिखाया था कि अमेरिका वगैरह में अगर आपका आई कांटेक्ट ना हो तो वो आपको डिसऑनेस्ट कहते हैं। अच्छा जी, इन बिजनेस कम्युनिकेशन शुड बी, बहुत आसान जवाब है इंटरपर्सनल। जी, आगे सवाल है कि आपने ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सियम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जरा ध्यान से बताइएगा। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन जो नजर आ रहा है आपको, इसका क्या आंसर है? नाइला, ठीक हो गया, जबरदस्त। आंसर इज सी, क्योंकि गलत लिखा हुआ है। लिखा हुआ है डिजिटल कंटेंट एंड एनालॉजिकल रिलेशनशिप, स्टेटमेंट गलत कर दी गई है, बाकी ठीक था। अब क्वेश्चन 5 है, इफ समथिंग, ये हम कर चुके, ये भी कर चुके हैं जी, ये 2 सवाल कर चुके हैं। मैंने आपसे भी कहा था ना, मैंने मुख्तलिफ जगहों से उठाए थे, इसलिए थोड़ा सा ये है। अब ध्यान से सवाल सुनिए। Ali presented a theory in front of his peers.
peers का मतलब है दोस्त, साथी, colleagues, which solved the controversy of black holes. यानी उसने एक ऐसी थ्योरी दी जो ब्लैक होल्स की कंट्रोवर्सी है ना, लोग कहते हैं ब्लैक होल्स क्या है, लोगों का ये भी ख्याल है जो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कि आप वो भी लोग जो हैं वो दैट्स अ ब्लैक होल एक्चुअली, और जितने भी शिप्स या जितने भी जहाज उस ट्रायंगल में चले जाते हैं वो वहां पे गायब हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं मिलता। आप पता होगा, आपको जरूर सबको पता होगा बरमूदा ट्रायंगल का। तो ये भी वो एक उसको भी ब्लैक होल कहा जाता है। तो कंट्रोवर्सी ऑफ ब्लैक होल्स है, मोस्ट ऑफ हिज पीयर्स वर इम्प्रेस्ड बट फ्यू ऑफ देम स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हिज थ्योरी एंड अबाउट द apparatus he set up, और जो उसने वहां apparatus लगाया तो उसके बारे में, in order to demonstrate his theory. Ali couldn't answer some of their question and lost his temper. यानी उसने सवालों का जवाब ना दिया, ना दे सका, और lost his temper का मतलब है गुस्से में आ गया, and rushed out of the room, और कमरे से बाहर निकल गया। Ali showed his behavior because he is a physicist, he is naive. Naive किसे कहते हैं? Naive कहते हैं inexperienced. He is not a critical thinker, he is a critical thinker. तो इसका close answer आता है he is not a critical thinker, C answer है। ठीक हो गया। इसके बाद है smiling is one of the ways in which we motivate other, improve interpersonal communication, improve intrapersonal communication, all of the above. तो इसका आंसर है improve interpersonal communication। ठीक है, इसका स्माइलिंग एक तरीका था हाउ टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसमें स्माइलिंग इज वन ऑफ द वेज, ये हमने पढ़ा हुआ। इसके बाद 12 क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप देखोगे इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस एंटेल का मतलब है डिमांड करना। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंटेल दैट वन शुड बी एथिकल, फॉलो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ कंडक्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ही आसान जवाब है ऑल ऑफ द अबव। सारी बातें ठीक है, आपके एथिक्स, आपके जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन आपसे डिमांड करते हैं कि आपने इसमें करना है। जी हमारे पास साथ साथ चैट में भी हमें मिल रहा है 12D आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही हो गया, ये मुस्कान आंसर कर रही है। ठीक है, ओके जी। इसके बाद है keeping a true balance between speaking and listening phrase is an important aspect of the ethics. किसके ethics? Of interpersonal, verbal communication, intrapersonal, या both A and B? इसका आंसर है interpersonal. Interpersonal में क्या कहते हैं? ज्यादा बोलते नहीं रहना, सुनना भी है, और ज्यादा चुप नहीं रहना, बोलना भी है। इसलिए इसका आंसर होगा आपके पास interpersonal communication only. फोर्टीन आ गया। In case of inherent differences between the sender and the receiver, the message, the risk of misunderstanding tends to be rather high in. अगर दोनों में ज्यादा डिफरेंस होगा तो सबसे ज्यादा रिस्क मिसअंडरस्टैंडिंग का कहाँ आएगा? इंटरपर्सनल सिचुएशन में, इंटरकल्चरल सिचुएशन में, इम्पर्सनल सिचुएशन में, कि इंट्रापर्सनल सिचुएशन में? आंसर क्या है? ए। ठीक है, ए आंसर है? नहीं, आंसर इज बी, बिकॉज इंटरकल्चरल में सबसे ज्यादा होगा जब आप डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होंगे। ठीक है, तो जितना डिफरेंस इनहेरेंट मीन बेसिक डिफरेंस आएगा, तो आपका आंसर जो है वो डी है। 14 का ये जवाब था। ठीक, अच्छा जी, आगे देखिए। दिस क्वेश्चन आई थिंक मे बी द लास्ट वन होगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ जी, बिल्कुल लास्ट है। माइकल ट्वीट्स टू हिज फ्रेंड LMNOP, उसके दोस्त का नाम है, who was born and raised in Jordan. जरा ध्यान से सुनिएगा, जॉर्डन में बड़ा हुआ, पला बड़ा, रेज मीन वहीं पे उसकी परवरिश हुई। LMNOP gets offended from Michael's tweet. माइकल की ट्वीट से वो दोस्त जो है वो offend हो गया, उसको गुस्सा आ गया। Michael wrote something which was completely acceptable in US. माइकल जो है वो US में रहता है, but not in Jordan. Michael didn't know about the repercussion of his tweet. यानी उसके जो नताइज या उसके जो रिजल्ट या उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स उसका नहीं पता था। LMNOP misinterpreted
the tweet because of attitude, his relationship with Michael, his difference in culture, and the golden rule. आंसर क्या है? डिफरेंस इन कल्चर. और आप सबको एक दफा जाने से पहले बता दो गोल्डन रूल क्या कहता है. ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड. दूसरों को इस तरह ट्रीट करो जिस तरह कि तुम चाहते हो कि तुमसे ट्रीट किया जाए. ठीक है जी. तो अब हम अगर कोई आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको दोनों नंबर्स आ गए आपके पास. आप जरा मुझे बताएं और फिर मैं आपको ग्रुप्स में डाल देती हूँ. ठीक है. और जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं या मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, एक दफा वंस एंड फॉर ऑल प्लीज इसी वीक में कल संडे तक ये मसले हल कर लो, क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, बहुत थोड़ा. वरना फिर आप पास नहीं होंगे. ये आपको अगर आपने चीजें फॉलो नहीं की, ठीक है, तो आप मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप एक फेज से दूसरे फेज में आ गए हो. और ये भी बात आपको पता है बहुत अच्छी तरह कि ये किसी का आप पर इम्पोज किया बने. ठीक है. फातिमा शाहिद कह रही है गोल्डन रूल क्या है? ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड. यानी आप ऐसे दूसरों को ट्रीट करो जिस तरह के तुम चाहते हो कि तुमसे कोई ट्रीट करे. ठीक है. तो इसे गोल्डन रूल कहते हैं. ये सीए की बुक में जगह जगह लिखा हुआ है, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि शायद वहां से कोई सवाल आपका बन जाए. तो ये आपका जी आज का हुआ. और आपको बहुत आपके लिए वाकई चैलेंज तो है फिजिकल से दोबारा से आपको ऑनलाइन आना, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है. इट्स जस्ट ओके. यू आर ऑल ग्रोन अप्स, यू कैन डू दैट. कोई मसला नहीं है. तो आज आप क्लियर कर लो. लिंक जो है वो आप ले लो ताकि आप वहां पे सारे नोट्स जो है वो चेक कर लो. ठीक है. और उसमें सेट हैं, टेस्ट हैं, पुराने होमवर्क दिए हैं, उसके सोल्यूशन भी पढ़े हैं. जो चीज पढ़ी है उसका सोल्यूशन आपको दिएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो. ठीक है जी. अपना ख्याल रखिए. कल मिलेंगे. अल्लाह हाफिज. अच्छा, वेरी गुड. मुस्कान कह रही है आंसर ठीक है. परफेक्ट. ओके जी. अल्लाह हाफिज.